हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में। जैसा कि पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे वेरिएशन इन जी के विषय में, माने कौन कौन सा फैक्टर है जो जी को प्रभावित करता है, ठीक ना। और हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछेंगे। तो क्लास के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा वो लोग आप लोग पूछ लेंगे, ठीक ना। पूछ लीजिएगा तब जो है कल हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये हो गया हम लोगों का ग्रेविटेशन का तीसरा लेक्चर, जिसमें जॉन केपलर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ किस तरह से मोशन करता है। कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ किस तरह से मोशन करता है, इस बारे में बताया गया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए, आइए देखा जाए क्या कहता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और इसका शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कहे एक बड़ा सुंदर कोटेशन के साथ, वीक पीपल रिवेंज, स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। देखिए पीपल्स का पहचान बताया गया है, व्यक्ति का पहचान बताया गया है। कहा गया है वीक पीपल रिवेंज, कमजोर लोग बदला लेते हैं, कमजोर लोग जो है बदला लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, मजबूत लोग जो होते हैं माफ कर देते हैं, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ। एंड इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर, इंटेलिजेंट जो होता है उस पर ध्यान ही नहीं देता है। इंटेलिजेंट पीपल उस चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो हम लोगों को इंटेलिजेंट, ना ही वीक बनना है ना ही स्ट्रॉन्ग बनना है, वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट। हम लोगों को इंटेलिजेंट बनना है। जो अनवांटेड चीजें हैं उनको हम लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग इन दैट प्रॉब्लम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम जो है हमारे जीवन का पार्ट है और उस प्रॉब्लम के साथ जीवन व्यतीत करना हमारे लाइफ का आर्ट है, ठीक ना। इसलिए इग्नोर करिए हर वो चीज को जो आपको डिस्टर्ब करता है। इग्नोर करेंगे, अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको गोल दिखाई नहीं देगा। जैसे हमको अगर आपको देखना है तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको आपके और अपने आंख के बीच में अपना हाथ लगा देते हैं। अब हम अपने हाथ को देख रहे हैं, हमारा हाथ क्या है, प्रॉब्लम है। हम अपने हाथ को देख रहे हैं तो हम आपको नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जब हम साइड होके जब आपको देखेंगे, अपने गोल को देखेंगे तो अपने प्रॉब्लम को नहीं देख पाएंगे। प्रॉब्लम को देखिएगा तो आपको गोल नहीं दिखाई देगा, और गोल को देखिएगा तो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो। और प्रॉब्लम बताता है कि हाँ आप बढ़िया काम कर रहे हैं। जिस दिन अगर किसी तरह का समस्या आपके जीवन में नहीं आया, जिस दिन किसी तरह का प्रॉब्लम आपके पास नहीं आया, समझ जाइए कि आप जो है कोई अच्छा काम नहीं किए। प्रॉब्लम आ रहा है माने आप सही रास्ता का चुनाव किए हैं, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है माने गलत रास्ता का चुनाव कर लिए हैं, ठीक ना। जैसे मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में जो है गाना सुन रहे हैं, गाना सुनने में प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वहीं यूट्यूब पर अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है 4 गो क्वेश्चन समझाया जाए, एक तो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, प्रॉब्लम आ गया, यानी आप अच्छा काम कर रहे हैं। मूवी देख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगा? शाहरुख खान थोड़े पठान फिल्म में कहेगा तनी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। वो खूब जो है उससे तो खुद ही सॉल्व नहीं होगा क्या। जिस चीज में प्रॉब्लम है वो चीज आप लोगों के लिए बढ़िया है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के विषय में। और इसमें 3 नियम दिया गया केपलर के द्वारा। एक को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें बताता है कि कोई भी प्लैनेट किस तरह के ऑर्बिट पर मूव करता है, कोई भी प्लैनेट जो है किस तरह के ऑर्बिट पर मूव करता है। और इसलिए पहले नियम का नाम है
लॉ ऑफ ऑर्बिट, प्रथम नियम कक्षाओं का नियम, ठीक ना। दूसरे नियम में हम लोगों को बताया जाता है कि कितना एरिया तय किया जा रहा है प्लैनेट के द्वारा, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा टाइम पीरियड के विषय में बताया जाता है ना, इसलिए वो होता है लॉ ऑफ पीरियड, आवर्तकाल का सिद्धांत, ठीक है। आइए सबसे पहला नियम क्या कहता है, कहता है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, कोई भी प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ मोशन करता है, कैसे रास्ते पर, रिवॉल्व अराउंड सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ, कैसे रास्ते पर मोशन करता है बाबू, इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करता है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है ना। Having sun is at one of its two foci, दोनों में से किसी एक फोकस पर, इलिप्स के विषय में अगर आप अपने मैथ की क्लास में पढ़े हैं तो आपको बताया गया है कि इलिप्स के पास दो फोकस होता है, ठीक ना। कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है, और दोनों में से किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट रहता है, दोनों में से किसी एक फोकस पर जो है सन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वही बात हिंदी में, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं पर चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उस कक्षा में से किसी एक फोकस पर स्थित रहता है, दोनों में से किसी एक पॉइंट पर जो है किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट रहेगा, ठीक ना। बढ़े आगे, देखिए ये हम लोगों के सामने इलिप्स है, इलिप्टिकल पाथ है, एक फोकस यहाँ दूसरा फोकस यहाँ होगा, ठीक ना। कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ इसी इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करता है, ठीक ना, और दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट रहेगा, दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर जो है सन प्रेजेंट रहेगा। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का सिद्धांत। कोई दिक्कत, पहला नियम समझने में किसी तरह कोई परेशानी। बढ़े आगे, दूसरा नियम देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का सिद्धांत, क्षेत्रफल का सिद्धांत। देखिए क्षेत्रफल के सिद्धांत में क्या बताया गया, कहा गया कि ईच प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सन, ठीक ना। आइए इसको जरा हम अपना डायग्राम बना के दिखाते हैं। जैसे ये हो गया आप लोगों का एक इलिप्स, हमने कहा कि दोनों में से किसी एक फोकस पर क्या रहेगा, सन प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सन प्रेजेंट है। ये एक प्लैनेट है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, टी टाइम के बाद वही प्लैनेट कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, टी टाइम पर वही प्लैनेट कहाँ पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। तो यहाँ जो है वो सन के रेस्पेक्ट में इसने कितना एरिया तय किया, इतना एरिया तय किया, ये एरिया हो गया मान लीजिए A1, ठीक ना। अब यही प्लैनेट, इसी प्लैनेट के मोशन का ऑब्जर्वेशन किसी दूसरे जगह पे कर रहे हैं। ये प्लैनेट मान लीजिए कहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी पर पहुंच गया, और सी से यहाँ आ गया कहाँ, डी पर। तो ये इस बार सन के रेस्पेक्ट में इतना एरिया कवर किया, यह एरिया कितना हो गया, A2 हो गया, ये एरिया कितना हो गया, A2 हो गया। तो केपलर का ये लॉ ऑफ एरिया जो है वो कहता है कि A1 जो होगा वो A2 के बराबर होगा, A1 जो होगा वो A2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करता है, दोनों में से किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट रहता है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, सन के रेस्पेक्ट में, सूर्य के सापेक्ष में कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट इक्वल टाइम इंटरवल में, यहां भी टाइम टी तो यहां भी टाइम टी ही रहेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है,
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है। ईच प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सन। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करता है। आया समझ में? दिक्कत है? बढ़े आगे, किसी को कोई दिक्कत? जैसे देखिए यहां देखिए लॉ ऑफ एरिया की चीजों को आप बड़ा बढ़िया समझ सकते हैं। ये हो गया एरिया A1, ये एरिया हो गया एरिया A2। नियम के अनुसार कहता है कि यह जो A1 होगा वो A2 के बराबर होगा, जो A1 होगा वो A2 के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ एरिया कहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात क्या कह रहा है। दूसरा बात कह रहा है कि इस साइड में माने प्लैनेट का मोशन एक तरफ तेज होगा, दूसरे तरफ धीरे होगा। देखिए इधर जब प्लैनेट मोशन करेगा या इस रीजन में, तो ये फास्टर मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा, ठीक ना। अब वही प्लैनेट इधर जब आएगा तो ये स्लोअर मूव करेगा। पूछिएगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इधर जो है ये नजदीक दिखाई दे रहा है, नजदीक दिखाई दे रहा है, नजदीक दिखाई देगा, नजदीक है तो नजदीक होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। काहे? तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब फोर्स ज्यादा लग रहा है इसीलिए क्या हो रहा है? फास्टर है, फास्टर मूव कर रहा है। डिस्टेंस कम है इसलिए क्या हो रहा है? फास्टर मूव कर रहा है। तो ये क्या कह देंगे? यह इनवर्स स्क्वायर रूल पर आधारित है। यह जो है इनवर्स स्क्वायर रूल पर आधारित है। तो हम लोग कह देंगे क्या बाबू कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या कहता है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर रूल। यह जो नियम है वो इनवर्स स्क्वायर रूल पर आधारित है। कोई दिक्कत किसी को? कहीं से बढ़े आगे। और एक और बात, यह जो नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर काम करता है। यह जो नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय त्वरण कोणीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है ना। लिखेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यह एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर कार्य करता है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तीसरा नियम का नाम है लॉ ऑफ पीरियड। तृतीय नियम जो है परिक्रमण काल का नियम है। इसमें बताया गया टाइम पीरियड के बारे में, ठीक ना। क्या कहा गया टाइम पीरियड के बारे में? कहा गया कि क्यूब ऑफ एवरेज रेडियस माने एलिप्स का जो रेडियस होगा, एवरेज रेडियस होगा, उसका क्यूब माने आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है ना, माने आर, वही बात है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है किसी ग्रहों के सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का माने टाइम पीरियड का स्क्वायर सूर्य के उस ग्रह के औसत दूरी के घन के, रेडियस के घन माने रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर का मान हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसके लिए? एक निश्चित प्लैनेट के लिए।
फॉर अ डेफिनेट प्लैनेट, एक डेफिनेट प्लैनेट के लिए, एक निश्चित प्लैनेट के लिए इसका मान जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक ना, ये था हम लोगों का लॉ ऑफ पीरियड यानी परिक्रमण काल का नियम। ठीक ना, अब देखिए इसी से जो है इनवर्स स्क्वायर रूल डेराइव्ड होता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब कैसे डेराइव्ड होता है आप भी जानते हैं, आपको जानने का जरूरत नहीं है। तो यहां आप लिख देंगे क्या नोट में कि न्यूटन गॉट द आइडिया ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूल फ्रॉम दिस लॉ। न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल का आइडिया न्यूटन को कहाँ मिला, कहाँ से मिला, इसी नियम से प्राप्त हुआ। इनवर्स स्क्वायर रूल माने एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कहाँ से न्यूटन ने गेस किया, तो ये केपलर के थर्ड नियम से। का जी बड़ी मुस्कुरा रहा है, कौन है हा? कौन सर है, तो मुस्कुराने का कौन बात है हा? तो हो गया नहीं तो देखो क्लास में सामने अगर कोई पढ़ा रहा है और तुम हंसेगा तो उसको क्या फील होगा, वो कहेगा कि अरे उसको फिर हमारा ऐसा मास्टर रहेगा तो फिर उसके दिमाग में गदहवा वाला कहानी याद आ जाएगा। सुना है कि नहीं जी गदहवा वाला कहानी, हाँ याद है गदहवा वाला कहानी, नहीं याद है, हाँ फिर से सुनेगा। देख लो एगो आदमी था, ठीक ना, वो गया कहाँ पे, चिड़ियाघर में गया। तो चिड़ियाघर में गया तो देख रहा है कि सब जानवर जो है नॉर्मल है सब, ठीक ना, सब जानवर हंस रहा है सब, और गधा सब एकदम नॉर्मल था सब, ठीक है। उसको नहीं समझ में आया, बेचारा रात भर सोचा। अगला दिन गया तो देख रहा है सब गधा हंस रहा है सब, अब बाकी सब जानवर एकदम नॉर्मल है, सीरियस है, ठीक ना। और कंफ्यूजन उसका बढ़ गया। वो चला गया चिड़ियाघर के मालिक के पास, कह रहा है कि कल जब हम आए थे तो सारा जानवर जो था हंस रहा था सब, गधा नॉर्मल था, आज आए हैं तो सब जानवर नॉर्मल है, ये गधवा हंस रहा है सब। तो कहा कि देखिए आपके आने से पहले एक आदमी आया, वो हंसने का बात कह के चल गया, सब जानवर को उसी समय बुझा गया, तो सब उसी समय हंसने लगा सब। गधवा सबको एक दिन बाद समझ में आया, इसलिए एक दिन बाद हंस रहा है। तो अब मेरे सामने अगर बिना मतलब, देखो ये बेचारा अभी नहीं हंस रहा है, ये कौन हंसेगा, अच्छा सर उसको गधा कह रहे थे, ये बात है, इसको तब समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखो एगो ज्ञान का बात सीख लो, समझ में आए चाहे नहीं आए उसी समय हंस लो, अब बाद में सोचो कि हाँ उस सर कह क्या रहे थे, ठीक ना। ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ठीक ना, हम बताते जाएंगे किस बात पे हंसना है, किस बात पे सीरियस रहना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, दिक्कत नहीं ना है। कल तुमको समझ में आएगा कि आज आ गया, आज आ गया तुमको जी, क्या तुमको समझ में आया, क्या बोला, हाँ मैंने और कुछ समझ में नहीं आया, हम तुमको क्या बोले हैं, हाँ नहीं समझ में आया। देखो इसको तुरंत समझ में आएगा, कल समझ में नहीं आएगा, इसको बोलते तो इसको नहीं आता, हाँ इसको बोलते तो इसको भी नहीं आता। कोई दिक्कत है इसमें, पढ़े आगे, लीजिए क्वेश्चन बनाइए। ऑप्शन नंबर सी बोलिए, सी सर, नहीं डी डी चलिए
द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच केपलर्स लॉ डिपेंड, केपलर्स सेकेंड लॉ डिपेंड। सेकेंड लॉ किस पर डिपेंड करता है? अभी बताया है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? बढ़े आगे और इसमें से जान लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए कौन सा नियम है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चाहे किरचॉफ, वेरी गुड, सेकेंड लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास तो सब जगह अप्लाई होता है। लीनियर मोमेंटम के लिए किसी तरह का अगर कोलिजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम जो है अप्लाई होगा, है ना। मास के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण आप दे सकते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो आंसर ही है समझ में? दिक्कत है? टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट फॉर ऑर्बिट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट ऑफ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट ऑफ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t। ठीक है, कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट फॉर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस r है उसके लिए टाइम पीरियड कितना है? t है। तो कह रहा है कि द टाइम पीरियड इफ द रेडियस बिकम 4r, रेडियस अगर 4 गुना हो जाएगा तो टाइम पीरियड कितना होगा? लीजिए आपको समय दे रहे हैं 20 सेकंड का। तनी बेचारा का मदद करो जी, कॉपी उपी खोल दो इसका, उसका भी खोल दो, तनी कॉपी उसका खोल दो, खोल दे आके कॉपी खोल दे। हाँ आगे ही दिमाग में मत सेट करके रखो सब कि आके सर तो बतेबे करेंगे तो हम लोग पहले ही से काहे बना दे। चलिए आप क्या बोल रहे हैं? बोलो। 2t होगा आप लोग के अनुसार, आपके अनुसार बी। ये चलिए आपके अनुसार जी 2t, 2 आदमी के अनुसार 2t, और जी आपके अनुसार बी। चलो एक आदमी और भी, आप लोग के आपके अनुसार जी? हाँ नहीं बन रहा है तो काहे नहीं बन रहा है? अभी नियम पढ़े r³ प्रोपोर्शनल टू t² पढ़े हैं। रेडियस का हो रहा है 4 गुना हो गया तो रेडियस t² प्रोपोर्शनल टू r³, रेडियस कितना? 4 गुना, तो 4r का क्यूब, यानी t² प्रोपोर्शनल 4 चौके 16 चौके 64 r³, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो t कितना हो जाएगा? √64 टाइम, है ना, यानी 8t होगा। 4 चौके 16 चौके, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ना ए ना बी ना सी, डायरेक्टेड डी। ठीक ना? बढ़ते हैं आगे, ये सब तो आप लोग लिख ही लेंगे लोग, है ना। केपलर थर्ड लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ, वेरी गुड, लॉ ऑफ पीरियड किसे बोलो जी? फर्स्ट लॉ किसको कहा था? अब थूड़ेंगे। हाँ रुको रुको, केपलर का फर्स्ट लॉ कौन है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, नन ऑफ दिस। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट है, मगा डंटा ऑर्बिट ही है, वेरी गुड। ठीक है, बोलो जी सेकंड लॉ। ई कहेगा नहीं बनेगा तो पिटाएगा, एकदम कैमरा के सामने बुला के पीटेंगे। बोला है कि सर हम लोग को भी कभी कैमरा के सामने बुलाइए। तो 2 तरीका है कैमरा के सामने आने का। एक हो तो एकदम आसान आसान सवाल मत बताइए तो वो पुरस्कार देंगे, है ना। एगो एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाइए तो वो पुरस्कार देने के लिए बुलाएंगे। बोलो जी क्या हुआ?
और बेचारा देख रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाला तो हो ही गया, यही ना बचा है का। चलो बढ़िया है। On moving from pole to equator, value of G will be, पोल से जी के तरफ, पोल से इक्वेटर के तरफ जाने पर डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया। ये पोल, यहाँ इधर इक्वेटर, तो पोल से इक्वेटर के तरफ जाने पर क्या होगा, घटेगा। इक्वेटर से पोल पर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी ठीक है, कोई दिक्कत। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र। देखिए ये एक मास है ना, ये मास है, इसके नजदीक आपने कोई एक मास रखा है ना, इसने आपने देखा, मान के चलिए कि इस तत्काल में यहाँ इन दोनों के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, ठीक ना। तो आप क्या देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये इसके द्वारा अट्रैक्टेड होगा। आप इसको उठा के एक थोड़ा और डिस्टेंस पर रख देते हैं, इस बार भी अट्रैक्शन हुआ। आप डिस्टेंस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक समय आएगा जब अट्रैक्शन नहीं होगा। जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी मास अपने चारों तरफ एक डेफिनिट एरिया में ही किसी दूसरे को अट्रैक्ट या अट्रैक्ट कर सकता है ना। वही एरिया क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। अब हम ही को क्वेश्चन पूछना है आपसे, तो इसी एरिया में ना पूछेंगे, है ना। रोड पे चल रहा है तो थोड़े बोले इधर आओ, सुनो इधर रोड पे काहे चल रहा है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, तो अब रोड पे घूमना बताएगा। अच्छा रोड पे हम चल रहे हैं तो सर देखिए ना, को डाउट आ गया है, होगा नहीं होगा। इसी एरिया में आप भी अपना इफेक्ट दिखाइएगा, हम भी अपना इसी एरिया में इफेक्ट दिखाएंगे, इसलिए हम लोगों का क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, सॉरी फील्ड हो गया, क्षेत्र हो गया। आया समझ में। तो किसी मास के चारों तरफ का वह डेफिनिट एरिया जिसमें वो किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकता है, माने अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट दिखा सकता है, वह क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। द एरिया अराउंड एनी ऑब्जेक्ट इन विच ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई दिक्कत है, बढ़े आगे आइए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, इंटेंसिटी माने का ताकत, तीव्रता, शुद्ध हिंदी इसका क्या हुआ, तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हमारा काम क्या है, पढ़ाना, आपका काम क्या है, पढ़ना, है ना। इना की क्वेश्चन दे दिया, मुंह खोल देख रहे हैं कि सर कहेंगे तो कॉपी खोलेंगे, है ना। काजी अभी खोल के बैठा है, ठीक है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन दे दिया, कहे मुंह देखेंगे सर सब क्वेश्चन तनी देर में बताइए दे रहे हैं, तो हम काहे के लिए मेहनत करेंगे। तो हम कहेंगे कि आपका इंटेंसिटी का है, 0 है ना। माने यहाँ पर हम अगर कम समय में, हम अगर अपना फील्ड में जितना अपना काम करेंगे वही हमारा इंटेंसिटी होगा, है ना। तो कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे गए यूनिट मास पर जितना फोर्स वर्क करता है वही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी कहलाता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स में, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड में रखे गए किसी यूनिट मास पर जितना फोर्स वर्क करता है ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। इसे I या E से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम होता है, न्यूटन पर किलोग्राम होता है। इसे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन फोर्स का आप लिख सकते हैं ml T⁻⁻², मास का m से m कट गया, m 0L T⁻²।
ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब फोर्स के लिए जैसे मान लीजिए ये हो गया हम लोगों का अर्थ सरफेस, ठीक ना, अर्थ सरफेस, इसका मास m, यहाँ पर रेडियस हो गया r, यहाँ ऑब्जेक्ट स्मॉल m का रखा गया है। अर्थ का इंटेंसिटी निकालना है तो आप कहिएगा सर I बराबर F बाई m होता है, ये अभी आप पढ़ाए हैं, है ना। फोर्स बराबर G m1 के जगह पे मास ऑफ अर्थ, m2 के जगह पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस का स्क्वायर माने r स्क्वायर, G m1 m2 बाई r स्क्वायर पढ़ाए थे पहला लेक्चर में। अब बट्टा में का स्मॉल m, तो m से m कट गया, I बराबर का हो गया G m बाई आर स्क्वायर। कल यही बात ना पढ़े थे लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, माने आप कह सकते हैं कि क्लियरली फॉर अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह के लिए g का मान जो होगा वो I के बराबर होगा, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा इंटेंसिटी के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी को, कहीं से बढ़े आगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जो लोग भी चैनल पर नए हैं निश्चित तौर पे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हर बार की तरह हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनाएंगे। चलिए फिर धन्यवाद।